तो ध्यान से बैठो, अभी हम कर रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। और सही मायने में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, पोटेंशियोमीटर है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। अगर आपको समझ में नहीं आया सही से तो ये आपको बहुत परेशान करने वाला है। तो ध्यान से सुनो क्या होता है इस पोटेंशियोमीटर में। अच्छा, ये क्या था, अभी हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो मीटर ब्रिज था। तो ये कुछ कुछ उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक चीज बनाएगी पोटेंशियोमीटर। ये भी एक तरह से एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कुछ और चीजों की मेजरमेंट करता है। इसको वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। वर्सेटाइल हमारा वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक से ज्यादा काम कर देता है। तो ये भी हमारे एक से ज्यादा काम करता है। ये क्या कर देता है, ये वो जो हम इससे पहले कर रहे थे, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे, मीटर ब्रिज से किया हमने, व्हीटस्टोन ब्रिज से किया, वो काम ये भी कर देता है। मतलब ये किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट भी कर देता है। उसके अलावा ये कुछ और काम भी करता है। मान लो हमारे पास कोई सेल है, तो उस सेल की अगर आपको पोटेंशियल मापना हो, ईएमएफ मापना हो, मेजरमेंट करनी हो ईएमएफ की, तो वो अकेला यही कर सकता है। ईएमएफ मेजरमेंट की तरीका, ईएमएफ खाली ये माप सकता है। उसके अलावा उस सेल की अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मापनी हो तो वो काम भी ये कर सकता है। या किसी सर्किट में किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापना हो तो ये वो काम भी कर सकता है। तो ये चार काम कर सकता है, इसलिए इसको वर्सेटाइल डिवाइस बोलते हैं, वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। सेटअप देखते हैं से क्या होता है। और अच्छा, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा से पूछे जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। तो इसमें वाइवा क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, अक्सर बहुत कॉमन क्वेश्चन पे रहते ही रहते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। तो पहले सिंपल सेटअप समझते हैं। अभी जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं था। सिंपल सेटअप में ये नीचे वाला हिस्सा होता है। इसमें क्या क्या होता है, एक हमारे पास सेल होता है जो इसमें करंट चलाता है। एक रियोस्टेट बोलते हैं इसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, एक ये होती है। इसके अलावा एक वायर होती है जो ए से लेकर के बी तक गई है। ये इसका सिंपल सेटअप है, जैसा लैब में जैसा हम यूज करते हैं ये वो वाला सेटअप है। तो लैब में ऐसा बनाया जाता है, इसको एक वायर ए से लेकर के बी तक जाती है। मतलब होगा नॉर्मली हर जगह पे ऐसा ही, पर जो कॉमन लैब में जिस तरह से जिस रूप में दिखता है ये वो वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे एक वायर होती है हमारे पास ए बी, ऐसे एक वायर होती है, आगे कॉपर स्ट्रिप लगी होती है कनेक्शन के लिए, फिर वही वायर होती है, फिर कॉपर स्ट्रिप होती है, फिर वही वायर होती है, फिर कॉपर स्ट्रिप होती है, फिर वही वायर होती है, और वापस जाके कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो इसमें हर चीज का अपना अपना एक काम है, पहले वो समझते हैं। मतलब ये चीज तो बाद में आएगी, ये इसके यूज के ऊपर बेस्ड है। जो ऊपर वाला मैंने हिस्सा बना रखा है उसको भूल जाओ, अभी इसको हटा के आपको देखना है कि ये बाकी नीचे क्या था। ठीक है, एक चीज को समझते हैं किस किस का क्या क्या काम है इसमें। देखो इसमें ये जो कॉपर स्ट्रिप लगी हुई है, अच्छा देखो हो क्या रहा है इसमें, पहले सिंपल समझते हैं। जो बैटरी है, ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, ये इसके ऊपर ए बी वायर के ऊपर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्योंकि ए बी वायर कुछ रेजिस्टेंस होगी। अगर कुछ रेजिस्टेंस होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ए बी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक, कितना वो ड्रॉप होता है उसे कंट्रोल किया जाता है आर से। अभी पहले इंग्लिश में समझो, बाद में सिंपल भाषा में समझाऊं कि वो क्या होता है। तो ये ए बी के वायर के ऊपर ई का पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कितना डिस्ट्रीब्यूशन यहां जाएगा उसे कंट्रोल करता है ये आर। आगे जो ए बी वायर है उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड उसकी कितना ड्रॉप होगा वो आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा, आई इंटू आर, यानी आई इंटू रो एल बाय ए आएगा। तो जितनी उसकी लेंथ होगी उसी के हिसाब से उस वायर पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, अपॉन और इसकी रेजिस्टिविटी पर और एरिया क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत वैरायटी, ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंपल पहले समझते हैं क्या कुछ होता है। ठीक है, तो ये ए बी वायर की जो लेंथ होती है उसकी हमको यहाँ पे जरूरत पड़ती है। कितनी जरूरत पड़ती है वो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखो इस वायर को सीधा नहीं बनाया गया, इस वायर को मतलब एक सीधी एक लाइन में नहीं रखा जाता। इस वायर को ऐसे तोड़ के काट काट के पीसीस में लगाया जाता है। और जो हम कॉमनली यूज करते हैं लैब में वो 4 पीस होते हैं 1-1 मीटर के। ठीक है, वो 4 पीस होते हैं 1-1 मीटर के। तो उससे अक्सर ये मतलब गलत धारणाएं बन जाती हैं कि भी जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें वायर की लेंथ फिक्स होती है 4 मीटर। तो ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। कोई जरूरी नहीं है कि पोटेंशियोमीटर में वायर की लेंथ 4 मीटर ही होगी। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई वाइवा में पूछ रहा है कि पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ कितनी होती है, अगर कोई आपसे ये सवाल पूछ रहा है तो फिर वो सुनना ही वही चाहता है, 4 मीटर आंसर सुनना चाहता है। उसको वही सुनाओ जो वो सुनना चाह रहा है, उससे बहस करने कोई फायदा नहीं है। बाकी ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, 4 मीटर ही वो होती है। हाँ, जितने भी हमारे सेटअप आ रहे हैं लैब में आ रहे हैं वो सारे
4 मीटर वाली वायर के साथ ही आते हैं, लैब में उसी के साथ आ रहे हैं। भाई अपनी अपनी कंस्ट्रक्शन अभी सभी की तरह से जगह से ले रहे हैं, उस जगह पे 4 मीटर की वायर यूज होती है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 4 मीटर की वायर ही यूज होगी। उसके अलावा भी इसको किसी भी लेंथ की वायर से आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको बहस नहीं करनी। अगर आपसे वाइवा में क्वेश्चन यही उठा है तो इसका मतलब वो यही सुनना चाह रहा है 4 मीटर, आपको 4 मीटर ही जवाब देना है कि 4 मीटर होती है। बाकी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ 4 मीटर कोई फिक्स नहीं होता, जितनी मर्जी लंबाई यूज हो जाती है। तो यहाँ पे 4 टुकड़े हम यूज करते हैं लैब में, जो हमारा सेटअप है उसमें 1-1 मीटर के, लैब वाली के लिए सिर्फ टुकड़े यूज करते हैं। टुकड़े क्यों यूज किए? क्योंकि अगर आप 4 मीटर की वायर को एक साथ यूज करोगे तो सीधी नहीं यूज हो सकती। अगर आपने सीधी यूज कर तो सेटअप की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। देखो 4 मीटर बहुत बड़ा होता है, तो एक ही पोटेंशियोमीटर का सेटअप आएगा 4 मीटर की जगह, मतलब लैब में 2-4 ही बस वो आ पाएंगे, वो भी तब अगर रूम की लेंथ बहुत ज़्यादा हुई तो इस वजह से इसको पीस को छोटा कर दिया जाता है, 4-4 के टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर दूसरा सवाल उठता है कि भाई फिर ये इसको ऐसे गोल क्यों नहीं बनाया गया, मतलब यहाँ पे ऐसे गोल क्यों नहीं कर दिया गया, इसे काटा क्यों, मतलब काट के बीच में कॉपर स्ट्रिप लगाई। कॉपर का मतलब जहाँ कहीं आ जाए उससे आपको समझना ही ये है कि हम नहीं चाहते कि इस हिस्से में पोटेंशियल ड्रॉप हो, क्योंकि कॉपर को हम गुड कंडक्टर मानते हैं। थोड़ा बहुत वो खाएगा पोटेंशियल, लेकिन हम मानते ही हैं कि वो कुछ नहीं खाता है। तो जहाँ कहीं आपको कॉपर दिखे उसका दिमाग में एक बात तो फिक्स कर लेना कि भाई ये पोटेंशियल हम यहाँ पे ड्रॉप नहीं चाहते। तो यहाँ पे हमने तार यहाँ पे ख़त्म कर दी, बीच में कॉपर से कनेक्शन दिया, आगे फिर तार यहाँ स्टार्ट होती है, यहाँ फिर ख़त्म हो जाती है, फिर कॉपर से कनेक्शन दिया, फिर तार यहाँ स्टार्ट होती है, यहाँ ख़त्म हो जाती है, फिर कॉपर से कनेक्शन दिया, फिर तार यहाँ स्टार्ट होती है, यहाँ ख़त्म हो जाती है। यानी कि बीच में जो यहाँ से तार को यहाँ जोड़ने के लिए हमने कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया, वायर का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका मतलब हम नहीं चाहते होंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो, इसलिए वैसा यूज़ हुआ है। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन ये भी होता है कि कॉपर स्ट्रिप क्यों यूज़ की जाती हैं फिर। तो पहला जवाब तो आपको यही देना है क्योंकि कॉपर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। दूसरी बात होती है इसके सेटअप में आसानी की वजह से। तो हमको इस लेंथ की मेजरमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा आपको बताया अभी तो कुछ मीटर ब्रिज के ऊपर जैसा काम उसका था बैलेंसिंग लेंथ वाला, यहाँ भी वैसे ही होगा। तो मतलब हमको लेंथ मापनी ही पड़ेगी कितनी लेंथ यूज़ हो रही है। जैसे वहाँ पे एल आया था ना, एल 100-L आया था, तो इस तरीके से हमको लेंथ यहाँ मापनी पड़ेगी। तो अगर लेंथ की मेजरमेंट करनी होगी तो वहाँ पे सिंपल था, 1 ही मीटर की तार थी, वहाँ फिक्स होता है, वहाँ तार 1 ही मीटर की होती है। मीटर ब्रिज में 1 मीटर की ही होती है, लेकिन यहाँ 4 मीटर की फिक्स नहीं होती, ये 1 मीटर से भी हो सकता है। तो क्या होता है भाई, हमको लेंथ मापनी पड़ेगी। 1 मीटर की तार थी, 1 मीटर का नीचे स्केल लग जाता है। आपने कभी लैब में गए हो या जब जाओगे तो देख लेना, उसके नीचे हमारे पास 1 मीटर का स्केल आता है, मीटर रूल बोलते हैं उसको, सिंपल चिपकाया हुआ होता है हमने नीचे, तो उससे रीडिंग लेना आसान हो जाता है। नहीं तो आपको पता है बच्चे लैब में जाएंगे, कोई जेब में लेके निकल जाएगा, कोई तोड़ फोड़ के इधर उधर से निकल जाएगा। इसलिए ऐसा काम ना हो तो उसको वहाँ पे परमानेंटली चिपका दिया जाता है, या मार्किंग ही उस बोर्ड के ऊपर कर दी जाती है, ताकि फिर वो काम ना हो जैसा बच्चे नॉर्मली करते हैं लैब में जा करके। तो इस वजह से तो हम यहाँ भी वही चाहते थे कि भाई हमारा 1 मीटर स्केल से काम चल जाए, तो हमने वो मीटर स्केल यहाँ फिट कर रखा है, इधर फिट होता है। यानी हम इधर की मेजरमेंट करना ही नहीं चाहते, हम यहाँ की मेजरमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि अब मेजरमेंट करनी पड़ेगी तब जब इस लेंथ का कोई काम रहेगा। तो हमने इस लेंथ का काम ही हटा दिया, इसलिए यहाँ पे हमने कॉपर स्ट्रिप इस्तेमाल कर दी। ठीक, कॉपर स्ट्रिप क्यों इस्तेमाल कर दी? क्योंकि हमारा उसके ऐसा करने से 1 मीटर स्केल से काम चल जाता है। अकेला 1 मीटर का स्केल चाहिए होता है बस। अगर कोई देखो हमको मान लो लेंथ यहाँ तक की निकालनी है, कैलकुलेट करनी है यहाँ तक की, तो सिंपल है 1 मीटर और उससे आगे कितनी यूज़ हो रही है, आधा मीटर, तो 1.5 मीटर हो जाता है। इससे बच गए, और क्योंकि स्केल एक ही बार काम कर गया उसी से डायरेक्ट माप लिया। तो इस मीटर स्केल में सेटअप को आसान बनाने के लिए हमने कॉपर स्ट्रिप यूज़ की है। कॉपर स्ट्रिप में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो उस हिस्से का काम खत्म हो जाता है। इसमें काम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये लाइनें ही कर रही हैं। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन था जो कॉमन वाइवा में आता है। पहला क्वेश्चन क्या था, पोटेंशियोमीटर की लेंथ कितनी होती है, तो वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कोई पूछे आपसे तो 4 मीटर कहोगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल क्या होता है, इसका जवाब वही है कि भाई हम उधर नहीं चाहते स्केल लगे, इसलिए हम इसको नीचे लगाना चाहते हैं। और दूसरा, कॉपर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप होता नहीं। कॉपर के बारे में कभी कोई आपसे कहीं भी सवाल पूछे इलेक्ट्रिसिटी में, एक ही जवाब, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करता इसलिए यूज़ करते हैं, गुड कंडक्टर होता है इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, तो ये था अब कहानी इसकी, थोड़ा कहाँ पे सेटअप में क्या क्या रखा हुआ है वो बताया था। अब इसको सिंपल भाषा में समझते, देखो क्या था। देखो ये ई है, ई मतलब इसके पास एनर्जी है, ये एनर्जी का सोर्स है। तो अभी ये करेगा क्या, वो देखो, इसको यहाँ से हटा देते हैं। जब इसमें इसके क्रॉस एनर्जी कब डिस्ट्रीब्यूट होगी, जब इसमें कुछ करंट आएगा तो इसको बोलते हैं हम करंट का चलाने वाला कौन है, इसमें करंट कौन लेकर के आया,
ये बैटरी लेकर के आई ना। अगर ये बैटरी ना होती, सर्किट में करंट ना होता, अगर सर्किट में करंट ना होता तो ए बी वायर पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप ना होता, अगर पोटेंशियल ड्रॉप ना होता फिर बैलेंसिंग का सवाल पैदा ना होता। ठीक है, तो ई का काम होता है सर्किट में से करंट को चलाना, इस सर्किट में से करंट को चलाना, वो ई का काम होता है। इसलिए ई का नाम ड्राइवर सेल होता है, इसे हम ड्राइवर सेल बोलते हैं क्योंकि ये करंट को ड्राइव करवाता है। तो ये वो वाला ड्राइवर है। ठीक है, ये ड्राइवर सेल कहा जाता है इसको। ये ड्राइवर सेल क्या करता है, सर्किट में से करंट चलाता है। और ये ड्राइवर सेल कितना करंट चलाएगा इस बात को कंट्रोल करता है ये रियोस्टेट। इसकी हेल्प से हम ड्राइवर सेल का करंट कंट्रोल करते हैं। ड्राइवर सेल किससे करते हैं, आर से। अगर हम चाहते हैं कि सर्किट में कम करंट को भेजना है तो हम आर की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, और कम करंट को भेजना है तो आर की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया जाता है। तो ये इसका काम होता है, आर का काम होता है। और ए बी के क्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल हमारा ड्रॉप होता है। ठीक है, तो अब और तरीके से सिंपल तरीके से क्या है ये, तो अगर आपने वो गोविंदा और कादर खान वाली मूवी देखी होती है, ये उसके जैसा ही है। मतलब ये कादर खान है, ये क्या करता है, ये गरीबों में पैसे बांटने आते हैं। बहुत पैसे हैं, पैसे मतलब एनर्जी यानी वोल्टेज। तो ई के पास बहुत सारे पैसे हैं, ये गरीबों में पैसे बांटने जाता है। ठीक है, तो ये गरीबों में पैसे बांट, जो भी है इसके पास सब गरीबों में बांट के आयो कि जो भी हमारा बैटरी के पास जितना वोल्टेज होता है वो सब रजिस्टर को बांट देता है। तो ये ई गरीबों को पैसे बांटने जाएगा। गरीब कौन है यहाँ पे, ए बी वायर है। तो ए बी को ये पैसे यानी कि एनर्जी यानी कि वोल्टेज बांटने जाएगा। ये ए बी के ऊपर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ठीक मान लो इसके पास 100 वोल्ट है, तो ये तो 100 का 100 वोल्ट बांट आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा करने से रोकने के लिए कि ये 100 का 100 वोल्ट ए बी को ना बांट आए, ठीक है, गरीबों को सारा का सारा ना बांट आए, इसको ऐसा करने से रोकने के लिए रास्ते में एक और है, इसकी बीवी बैठी हुई है आर। ठीक है, ये इसकी वाइफ है। ये क्या करेगी, वही काम कि जो भी खर्चा है उसको रोकने के लिए ये इसमें से आधा खुद खा लेती है। आर रेजिस्टेंस, ये भी तो वही काम करेगी, तो इसमें से आधा खुद रख लेगी। तो मान लो देखो अभी तो क्या होता है, पहले ये बीवी इसकी नहीं कुछ काम करती है, आइडल बैठी होती है आराम से, तो ये 100 का 100 वोल्ट 4 मीटर पे बांट आता है ना, 4 मीटर की तार पे 100 वोल्ट फैल जाता। तो हर मीटर के हिस्से कितना आता, 25 वोल्ट पर मीटर। तो ये जो 25 वोल्ट पर मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये होता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अगर इसमें देखें तो V/L, ये क्या हुआ, हर मीटर के हिस्से कितना वोल्टेज आया, इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ये आएगा जो भी देख लेना। तो समझ में आया भाई, क्या करता है ये, तो सारा का सारा बांट आता गरीबों को हर, और अगर ऐसा कर देता ये तो 100 का 100 वोल्ट किसको आ जाता, उनको चलाता, एक बार को चलाता। तो अब ऐसा अगर हो जाएगा तो गरीबों के पास ज़्यादा हो जाएगा, वो अमीर हो जाएंगे, ये बेचारा गरीब रह जाएगा। तो इसको ऐसा करने से बचाने के रास्ते में कौन बैठा हुआ है, इसकी बीवी बैठी हुई है, वो आधा खा लेती है। ठीक, अगर उसने 60 वोल्ट खा लिया तो गरीबों के हिस्से कितना आया, 40 वोल्ट। हर एक मीटर को कितना मिलेगा, 10 वोल्ट। तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो गया, जो पहले 25 आ रहा था वो अब कितना आएगा, 10। अगर इसकी बीवी और ज़्यादा कंजूस निकली, वो 80 वोल्ट खा गई, तो पीछे क्या बचेगा, यानी कि उसकी वैल्यू आर की वैल्यू बढ़ा दी गई अगर, तो 80 वोल्ट खुद खा जाएगी, बचेगा कितना, 20 वोल्ट। तो इन गरीबों के हिस्से कितना आएगा, 20 वोल्ट। 4 मीटर है, 4 मीटर की तार है, 20 वोल्ट हर एक के हिस्से आ रहा है, तो कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा, 5 वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम चेंज करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है हर एक कौन कौन है, मतलब ये दानवीर है, ये करंट चला रहा है, ये उसकी बीवी है जो बीच में इसको दान करने से रोक रही है, और ए भी वो सारा दान खा रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक, तो ये इस सेटअप में नॉर्मली रहता है। अब इसके साथ इसको यूज़ करते हैं हम अपने तरीके से, मतलब उसके बाद इसके ऊपर कुछ चीज़ बना दी गई, सेटअप चेंज कर दिए गए यूज़ करने के लिए कि कहाँ पे कैसा। सबको पता है ना 4 यूज़ होते हैं इसके, तो हर यूज़ के हिसाब से अलग अलग यूज़ हम इसका देख लेते हैं। लेकिन ये 2 बातें तो रहेंगी 3 बातें, कि कुछ ये ड्राइवर करंट देगा, कुछ ये कंज्यूम करेगा, और कुछ इसके ऊपर पोटेंशियल ग्रेडियंट रहेगा। ये बेसिक है, ये हर सर्किट में रहता है। उसके अलावा चेंजेस हम करते हैं अलग अलग फंक्शन इससे करवाने के लिए। तो पहला फंक्शन अब आ रहा है, देखो समझ में आया ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हुआ, आई रो बाई ए। आई जितना करंट इसमें से जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, रो अपॉन ए। क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो फंक्शन क्या है, पहला होता है सेल कंपैरिजन। सेल कंपैरिजन पहला फंक्शन है इसका।
जिसके लिए बहुत कॉमनली यूज है। देखो क्योंकि पोटेंशियोमीटर ब्रिज हमारा वो काम तो कर ही रहा था, इसलिए उसका वो नहीं समझेंगे, वो तो उसी तरीके से मीटर उसी तरीके से कर देगा जैसा उसमें किया जा रहा था, मतलब अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अभी जो नए काम ये कर रहा है हम वो सीख रहे हैं कि ये सेल की वोल्टेज कैसे मापता है। ये क्वेश्चन नीट तक आया हुआ क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन था बहुत सिंपल। अगर आपको ये सेटअप पूरा समझ में आया होगा तो उसके ऊपर आप क्वेश्चन कर देते। ये था क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन था, जो अभी इस साल गया इससे पिछले साल क्वेश्चन था ये, जो लास्ट ईयर गया था 19 से 18 क्वेश्चन था वो। तो अभी देखो सब कैसे होता है, पहला सेल कंपैरिजन काम होता है। सेल कंपैरिजन कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं सेल कंपैरिजन? तो सेल आप समझते हो जो भी हमारे नॉर्मल बैटरी यूज़ करते हैं हम, रिमोट वगैरह में यूज़ करते हैं। अब मान लो आपके पास बहुत कोई पुराने ज़माने की घड़ी पड़ी हो, 10-20 साल पुरानी घड़ी पड़ी हो, उसके अंदर सेल हो और आपने कभी उसकी हालत देखी हो तो सब कुछ उस पर से नंबर सब मिट जाते हैं, होता ना, तो उसका सारा नंबरिंग मिट गई है। उसमें क्या है, कितनी वोल्टेज का है कहीं छपा ही नहीं हुआ, हमको पता ही नहीं कितने वोल्ट का सेल इसमें यूज हो रहा था, लेकिन वो आपके दादाजी की थी सपोज, आप चाहते हो कि इसको तो चलाना ही है कुछ भी करके, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसकी वोल्टेज का पता करना, लेकिन नंबरिंग सब मिटी हुई है। तो मैंने एक केस बताया ऐसा कि अगर ऐसा केस आपके पास आ जाए तो अब कैश कौन बताएगा कितने वोल्टेज का सेल था, तो कोई नहीं बता सकता ना उसको, तो उसके लिए कोई तो सेटअप लेना पड़ेगा। तो ये उस तरह की सेटअप है जिसको उसके अननोन वोल्टेज की फाइंड आउट करने के लिए कि कैसे उसको निकालते हैं, कैसे ये काम करता है। सिंपल सेटअप देखो क्या था, जिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिकली बनते हैं हमारे कंपटीशन में, बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आएगा इसका, भाई बोर्ड में क्वेश्चन सीधा आता है। और आपकी एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी बुक के लास्ट के जो क्वेश्चन दिए हैं पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन है एडिशनल के, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आप उसको अगर एक ही क्वेश्चन कर लेते हो समझ करके तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन समझ रही कंडीशन है, पूरा समझ में आना चाहिए कैसे क्या चीज़ काम करती है। खाली ये नहीं कि भी आंसर निकाल दिया और आपका काम हो गया वह खत्म, फिर तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आंसर निकला है, क्यों निकला है, क्या उसमें कहानी थी, सारी फिजिकल इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है, तो ये पूरा समझ में आएगा। अब देखो क्या है, मान लो ये मेरा वो अननोन सेल है, मुझे इसके बारे में पता करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ देता हूँ और इसके साथ एक जॉकी, जैसे जो कि कल आपको बताई थी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट था, वो जोड़ दिया गया था, ठीक है, वैसे जोड़ दिया जाता है। अब कहानी क्या होती है कि भाई देखो इसके पास भी वोल्टेज है और ए से लेकर के जहाँ पर भी ये कॉन्टैक्ट करेगा वहां पर भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है कि इसमें दो पोटेंशियल डिफरेंस काम कर रहे हैं, एक तो ये नीचे वाला, एक ये ऊपर वाला। दो पोटेंशियल डिफरेंस काम कर रहे हैं ना, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। अगर ऊपर वाला डोमिनेट कर गया, यानी ऊपर वाले की वोल्टेज ज्यादा हुई, तो करंट नीचे भेजेगा, है ना, वो करंट चलाएगा, मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा बनती है इसकी वैल्यू कम बनती है, तो ये डोमिनेट करेगा। ये डोमिनेट करेगा तो क्या होगा, करंट ऐसे चलेगा, क्योंकि इसकी डोमिनेशन क्या कहती है कि पॉजिटिव से करंट निकले, तो ये इस आउटर सर्किट में यूं करंट चला देगा, यानी गैल्वेनोमीटर करंट की रीडिंग शो करेगा। अगर उल्टा हुआ, नीचे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा बनता है, क्योंकि देखो इसका यहाँ कनेक्शन होने का मतलब है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम है, अगला उसके नए वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होने का मतलब है कि भाई ये भी तो एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस ही दे रहा है ना, सेल की तरह ही काम करेगा, तो ये भी वही काम कर रहा है। तो सिंपल हिसाब किताब था इस पे कि भाई नीचे भी एक सेल है और ऊपर भी एक सेल है, या नीचे भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ऊपर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ऊपर वाला बड़ा हुआ तो करंट नीचे भेजेगा, अगर नीचे वाला बड़ा हुआ करंट ऊपर भेजेगा। तो दोनों ही केस में गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आएगी, एक केस में नहीं आएगी जब दोनों बराबर होंगे। कुछ समझे, अगर ऊपर वाला बड़ा हुआ तो करंट नीचे भेजेगा, नीचे वाला बड़ा हुआ तो करंट ऊपर भेजेगा। दोनों ही केस में रीडिंग आई गैल्वेनोमीटर में से, यानी गैल्वेनोमीटर कुछ तो रीडिंग शो करता रहेगा, जिसको हमने जॉकी से अटैच कर रखा है, जॉकी को हम उस पर स्लाइड करवा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब करंट रीडिंग जीरो हो जाएगी। जीरो होने का सवाल मतलब क्या होगा कि अभी दोनों तरफ क्या है, बराबर बराबर है, तो इसके पास भी जितना करंट है, वोल्टेज सॉरी, उतना ही नीचे भी हो जाएगी। अब नीचे की हमको पता है ना, हमने यहाँ पे देखा था अभी कितना वाट के आया था दानवीर, तो हमने वो निकाल रखा था। तो मान लीजिए यहाँ पे सपोज वो आधे मीटर पे बैलेंसिंग हो जाए, आधे मीटर पे हो जाए, और वो हम वो केस लेते हैं जो उसकी बीवी बहुत ज़्यादा कंजूस थी, यानी 80 वोल्ट खुद खा रही थी, तो 20 वोल्ट बच रहा था। 20 वोल्ट हर मीटर के हिस्से कितना आ रहा था, 5 वोल्ट आ रहा था। आधे मीटर के हिस्से कितना आएगा, 2.5 वोल्ट आएगा। अगर आधे मीटर पे बैलेंसिंग होती है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 2.5 वोल्ट, और बैलेंसिंग होने का मतलब है उतना ही ऊपर वाले का भी है। गैल्वेनोमीटर क्या रीडिंग शो कर देगा, जीरो, और हम कह देंगे भाई हमारा जो अननोन सेल है इसकी वैल्यू भी कितनी है, 2.5 वोल्ट की है। तो चल गई दादाजी घड़ी, पता चला कितना वोल्टेज सेल था, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक, ये तो इस पर्पस से बनाया गया था, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा था। कहानी समझ में आई। अब देखो क्या होता है कि ये तो पहला चीज़ थी, सेल की वैल्यू को पता करने का पहला टाइप जैसे पूछा जाता है। दूसरी टाइप हुई सेल कंपैरिजन की। एक कंपैरिजन कहाँ से शब्द आया, अब उसको समझते हैं। देखो परेशानी ये होती है कि जो सेटअप वहाँ रखा हुआ है, इसमें इसका कितना ड्रॉप यहाँ पे होगा
उसका पता करने के लिए आपको ये सब तो लगाने ही पड़ेंगे, इसकी वैल्यू की भी जरूरत पड़ती है कि ये कितना रेजिस्टेंस इसकी है, वो कितना वैल्यू खाता है। ठीक, तो जो सेटअप वहाँ रखा हुआ है आपकी लाइब्रेरी में या लैबोरेटरी में जो आपका सेटअप रखा हुआ है, तो आप उसको भी आप कौन सा जानते हो, वो तो 20 साल से रखा हुआ वहाँ पे, तो आपको उसके बारे में कौन सा पूरी नॉलेज है, तो आपको उसके बारे में पूरी बात नहीं पता। यानी आपको तो ये भी नहीं पता कि अभी ए बी के क्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना अगर आ रहा है, फिर क्या करेंगे। समझे, मुसीबत दूसरी खड़ी हो गई कि अब अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है वो ही ना पता चले हमको, तो फिर क्या कर सकते हैं। यहाँ तो पता था कि हर एक केस से हर मीटर पे 5 वोल्ट आ गया था, तो वो मालूम था। वहाँ पे हमको मालूम नहीं होता क्योंकि ना तो तार का मटेरियल पता कि हम रो निकाल लें, ठीक है, और लेंथ में भी उसमें छोटी मोटी ऑल्ट्रेशन हो जाती है तो गड़बड़ है, ऊपर से उसकी थिकनेस नहीं मालूम, एरिया निकाल लेते। तो उस जो सेटअप हमारा लेबोरेटरी में खुद रखा हुआ है, हम तो उसके बारे में ही नहीं जानते, मतलब हम तो यही नहीं जानते कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है। तो दूसरा सवाल खड़ा हो गया। तो इस वजह से हमने एक और इसका शॉर्टकट निकाला, सब्स्टिट्यूट निकाला। वो क्या था, फिर हम एक और सेटअप बना लेते हैं, एक और नॉन सेल यूज कर लेते हैं। नॉन सेल क्या यूज कर लेते हैं कि एक और दूसरा सेल यूज होगा, इसको मान लिया E1 जो हमको निकालना है, एक E2 सेल लगा दिया, उसकी वैल्यू हमको पता है, और सर्किट में जॉकी के साथ एक बार उसको जोड़ देंगे, एक बार इसको जोड़ देंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है देखो मुझे पता नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि फाई होगा। ध्यान सुनते रहे ना, अगर समझ में हल्का सा भी ध्यान उधर हुआ तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट भाई, और बहुत तंग करेगा आपको, एंड तक बहुत तंग करेगा। क्वेश्चन बहुत आते हैं, 3 जगह क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा। 3 जगह क्वेश्चन आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो अगर ध्यान सुनोगे तो आधी समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ भाई, कहानी देखो कि अभी इसमें हमको पता तो है नहीं कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट है, 5 से इसको डिनोट करते हैं, 5 मान लेते हैं। तो हमने पहले क्या किया, जो हमारा जाना पहचाना सेल था, जो मार्केट से नया नया खरीद के लाए थे, उसको अटैच कर दिया गैल्वेनोमीटर से, और उसकी बैलेंसिंग ढूंढ ली। मान लो वो कहीं आई हमारी L1 लेंथ पे, वो L1 लेंथ पे आई, तो अब हमको भी इतना पता है कि भाई 5 इंटू L1 पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ होगा, है ना। 5 इंटू L1 क्या हुआ होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ होगा। तो जो 5 इंटू L1 पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ होगा वो किसके बराबर हुआ होगा। सो L2 मान लेते हो कि देखो E2 में लगा रहा हूँ ना मैं सर्किट में, तो E2 के लिए L2 में लगा देते हैं, तो ये L2 हो गया कि बस मैचिंग हो जाएगी, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो जो 5 इंटू L2 है ये पोटेंशियल ड्रॉप आया किसके लिए, E2 के लिए, तो ये E2 का बराबर हुआ। अब दूसरा सेटअप निकाला मैंने, दूसरे केस के लिए इसको हटा दिया, पहले वाले को लगा दिया। जब इसको हटा के पहले वाला लगाया, फिर बैलेंसिंग लेंथ सपोज कहीं पे आ रही है L1 पे, देखो जुड़ने के आगे आएगी, क्या पता दूर चली जाए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो तो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, छोटा कि बड़ा है, ठीक। तो वो वैल्यू अगर उसकी कमी ज़्यादा आ रही है तो उसके हिसाब से उसको चेंजमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए 5 इंटू L2 हो गया, सॉरी L1 हो गया पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि 5 हर वोल्टेज पे, हर लेंथ पे ड्रॉप होता है, हर मीटर पे ड्रॉप होता है, और L1 लेंथ पे कितना हो जाएगा, 5 इंटू L1। 5 क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, हर लेंथ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, हर मीटर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो L1 पे 5 इंटू L1 हो जाएगा। ये E1 के बराबर हो गया। अगर मैं दोनों का रेशियो लूँ तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। होगी कहानी आसान, E1 निकालना था, E2 मालूम है, और L1 L2 तो अभी रीडी कर रहे हैं। तो अब हमको ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी बीवी कितना खाती है और वो कितना सप्लाई करता है, या ये सेटअप कितना यूज़ करता है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बगैर भी हम हमारे अननोन सेल को पता कर लेते हैं। ये सेल कंपैरिजन हुआ। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है सेल कंपैरिजन का सेटअप बनाओ और एक्सप्लेन करो, तो उसके लिए तो देखो सिंपल कहानी है। हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल ही रहते हैं, उसके लिए डेप्थ में समझना पड़ेगा कि किस बात का क्या मतलब। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इस पर, बोर्ड में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं कई बार इसके। तो ये कहानी समझ में, सेल कंपैरिजन वाली भाई किस तरीके से हम इसकी वोल्टेज को निकालते हैं। देखो इसकी एक और बड़ी ज़बरदस्त खास बात है, वो ज़बरदस्त खास बात ये है कि इसमें जब ये सेल की EMF की बात पता करता है तब गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 होता है। अगर इसमें से एक बारी में एक काम करेगा, ये देखो ये एक अब नीचे हटा रखा है, ऊपर वाला हटा रखा है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि गैल्वेनोमीटर में से करंट उस वक्त 0 होता है जो भी काम करेगा। तो गैल्वेनोमीटर में से ही करंट नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। अब अगर इसमें ही करंट नहीं है तो पीछे भी करंट नहीं होगा। करंट अगर आगे आता तो गैल्वेनोमीटर तो खाने से रहा उसको, तो गैल्वेनोमीटर करंट नहीं शो कर रहा है, मतलब उसके पास भी नहीं आ रहा होगा, तो पीछे से कहीं से करंट नहीं आ रहा है। तो इस हिस्से में करंट नहीं होता, नीचे वाले में करंट हमेशा रहता है। क्योंकि अगर नीचे वाला करंट 0 हो गया तो वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं रहेगा, फिर वो तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो नीचे वाले में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, ऊपर वाले में करंट होता है, ऊपर वाले में करंट
नहीं होता, ऊपर वाले हिस्से में कभी करंट नहीं होता। इससे एक बड़ी खास बात हमको मिलती है कि ये सेल का जब हम वोल्टेज यानी ईएमएफ निकाल रहे हैं उस वक्त ये काम नहीं कर रहा है, यानी कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस का खेल खत्म हो जाता है। तो इसकी एक्चुअल ईएमएफ हम पता कर पाते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया था सेल के केस में कि जैसे ही आप उसको यूज करना चालू करोगे ईएमएफ को, सेल को अगर आप यूज करना शुरू करोगे तो फिर आपको जो चीज मिलेगी वो वोल्टेज होगी, वो ईएमएफ नहीं होगी। क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, ई माइनस आई इन टू आर। अगर हल्का सा करंट भी निकला सेल में से तो फिर जो चीज आप मापोगे वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो ईएमएफ नहीं होगी। और जो भी हमारे पास नॉर्मल जो तरीके से आपको लग सकता है कि इसके लिए तो वोल्ट मीटर भी यूज हो सकता है, वोल्ट मीटर लगा लो, एम मीटर लगा लो, उन दोनों को मेजरमेंट करने के लिए, दोनों को मेजरमेंट करने के लिए कुछ करंट की जरूरत पड़ती है। मतलब सेटअप में से कुछ करंट तो चलाता ही चलाता तभी आंसर देता, कम या ज़्यादा हो सकता है लेकिन करंट जरूर लेगा। तो वो करंट लेता और आंसर में क्या देता, वोल्टेज देता। तो अगर आप इसी की ईएमएफ पता करने जाओगे वोल्ट मीटर से तो वो आंसर गलत आता है, उसमें एक एरर होता है। वो भी टॉपिक पे उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी के लिए समझना कि वोल्ट मीटर से कितना एरर होता है वो निकालेंगे उसमें। लेकिन अभी के लिए पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ईएमएफ नहीं माप सकते आप फिर इसको वोल्ट मीटर से। तो ईएमएफ मापने का तरीका यही है, क्योंकि ईएमएफ तब दिखेगा जब सेल काम ना करे, और सेल काम ना करे वो केस सिर्फ पोटेंशियोमीटर में होता है कि करंट उसमें से जीरो आए। तो इसीलिए एक्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ हम माप सकते हैं किससे, पोटेंशियोमीटर से। यही क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था नीट में 2018 में, कि कौन सी चीज आइडियल है ईएमएफ मापने के लिए। एक वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए थे उसमें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो पोटेंशियोमीटर आइडियल होता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर एक्चुअल वैल्यू बताता है कितनी है। नहीं तो आपको वोल्टेज ही मिलेगा, जब भी सेल का यूज होना शुरू हो जाएगा फिर आपको वोल्टेज ही मिलता है। तो ये कहानी समझ में भी क्या था, सेल कंपैरिजन। अब इस पर क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास वही ड्राइवर सेल है, 10 वोल्ट का ड्राइवर सेल है, ठीक है। वो आपको अलग से दिख जाएगा, पहचान हो जाएगी ड्राइवर सेल क्या है। ओके, देखो जो इसमें ए बी तार के साथ जुड़ता है, जिसमें करंट चलाता है, वही ड्राइवर सेल है। तो ये वो हमारा ड्राइवर सेल है दानवीर। इसके बाद साथ इसकी बीवी नहीं है, खुद की रेजिस्टेंस है। R1 कितना है इसका, 1 ओम, ठीक है। तो R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी खुद की 1 ओम। तो अलग से रियोस्टेट इसमें यूज नहीं हुआ था, जो वहाँ पे यूज हो रहे थे अलग से नहीं था, इसमें सिर्फ अकेली थी खुद उसके साथ में 1 ओम की रेजिस्टेंस, और 10 वोल्ट इसका अपना पोटेंशियल डिफरेंस था। इसे अटैच किया ए बी वायर से जिसकी रेजिस्टेंस थी 9 ओम, ए बी वायर से जिसकी रेजिस्टेंस थी 9 ओम। और इधर एक सेल लगाया हमने, इसकी वैल्यू इधर एक सेल लगाया, उसकी वैल्यू थी 5 वोल्ट की। सेल लगाया 5 वोल्ट की उसकी वैल्यू थी, और 2 ओम उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस थी। उसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है, मतलब ये वो चीज़ है जिसकी वैल्यू पता करनी है। तो गैल्वेनोमीटर अटैच है। सवाल आपसे ये था कि बैलेंसिंग लेंथ कितनी आएगी। ये गिवन है ए बी वायर 1 मीटर की है, ए बी की लंबाई 1 मीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर। देखो आगे ना क्वेश्चन, लोग कहते हैं 4 मीटर ही होती है, बस 4 मीटर नहीं होती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये ए बी लेंथ कितनी होगी, अगर 1 मीटर की है तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आएगी। या सिंपल कहानी है भाई कि अगर गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग करंट शो करे तो फिर एसी लेंथ कितनी होगी। क्वेश्चन है, ट्राई करो। अगर ट्राई करने के बाद फिर मुझे सुनो। तो समझ में अभी क्या करना था, ए बी कितना, ए सी कितना वो बताना था। देखो वही कहानी, वो जितना 5 वोल्ट इसका ड्रॉप हो रहा है ना, तो इस तार पे 5 वोल्ट जहाँ ड्रॉप हो जाएगा वही बैलेंस लेंथ हो जाएगी। अब देखो कैश कितना ड्रॉप हो रहा है, पहले तो तार पे पूरा देखते हैं। तो ये देखो 10 वोल्ट का, इसकी अपनी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम। तो ई को किस किस का पेट भरना है भाई, इस 1 ओम का भी भरना है और ए बी का भी भरना है। तो दो को बांटेगा ना वो, ये 9 ओम है और वो 1 ओम है, इसको नहीं देना है इसको, क्योंकि यहाँ तो करंट नहीं होगा। कि गैल्वेनोमीटर जब बैलेंसिंग लेंथ अचीव होगी इसमें जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा E1 जो सेल है वो इसको भी देता है एनर्जी और इसको भी देता है। तो ये R यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर दोगे तो आप 1 हो जाएगा, 1 और 9 टोटल 10 ओम होगी रेजिस्टेंस। तो 10 ओम रेजिस्टेंस को E1 बांटेगा, हर एक को कितना बांटेगा भाई, हर एक वोल्टेज को, हर एक ओम को बांटेगा। ओरली कर सकते हो इसको, तो आप फॉर्म में कर सकते हो क्वेश्चन को, पर मैं सोचा लिख के दिखाता हूँ। तो R टोटल हो गया हमारे पास, टोटल वो हुआ 9 + 1 10 ओम, और जो करंट आया वो आया 10/10 1 एम्पेयर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी आया, V अक्रॉस ए बी आएगा आपका 1 × 9 9 वोल्ट, और टोटल लेंथ कितनी है उसकी, 1 मीटर की है। तो 9 वोल्ट पर मीटर, यानी ग्रेडियंट आया आपका 9 वोल्ट पर मीटर। हर वोल्ट के हिस्से, हर एक मीटर के हिस्से 9 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। हर 100 सेंटीमीटर पे 9 वोल्ट ड्रॉप होता है। आपको ड्रॉप कराना कितना, 5 वोल्ट ड्रॉप करवाना है। तो मान लेते हैं अभी 5 × L1 पे 5 ड्रॉप हुआ होगा,
यही हुआ होगा ना, 5 इंटू L1 ये ड्रॉप हुआ होगा, कितना ड्रॉप हुआ होगा, ये 5 हुआ होगा, तो L कितना हो गया भाई 5/9 हो गया। तो 5/9 ये तो मीटर में आ जाएगा, लेकिन अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 × 100/9 ये आ गया सेंटीमीटर में अब, तो क्योंकि वो पहले मीटर में आ रहा था। काटोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 55.55 मीटर, यानी ये 55.55 मीटर होगी जहाँ पर ये बैलेंसिंग लेंथ अचीव होगी, क्योंकि पूरे में देखो 9 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो 4.5 वोल्ट ड्रॉप होगा आधी तार में, तो 50 मीटर पे सेंटीमीटर पे कितना ड्रॉप होगा, 4.5 वोल्ट। हमको थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए वहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि यहाँ से सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो ये था इसका पहला हिस्सा, कैसे हम उसकी सेल की कंपैरिजन करते हैं या सेल की वोल्टेज निकालते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो भयंकर फंसोगे भाई, समझ लेना कोशिश करके, जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी।